ये कहानी है गुरुग्राम की। गुरुग्राम की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मधु है, उसकी शादी फरवरी के महीने में गुरुग्राम के पास में ही एक गांव है मानेसर, वहां रहने वाले एक नौजवान से हुई थी जिसका नाम है अंकित भगत। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी, यानी घर वालों की मर्जी से तय हुई शादी थी और दोनों परिवारों ने एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे का आर्थिक हाल जान समझ लिया था और लड़का लड़की ने भी एक दूसरे को पसंद किया था। तारीख थी 19 फरवरी की। उसके बाद शादी के बाद मधु अपने ससुराल चली गई मानेसर और पति पत्नी की जिंदगी सही कट रही थी, अच्छे से गुजर रही थी। छोटी मोटी बातें, नोकझोंक, ये सब तो खैर जिंदगी का हिस्सा है और इन चंद महीनों में वो सब भी पति पत्नी के बीच चलती रही, लेकिन कोई बड़ी बात या कोई ऐसा वैवाहिक विवाद इन दोनों के बीच में नहीं हुआ। मगर 21 मई को इस नई शादी वाले मामले में इन जोड़ों के बीच, इस जोड़े के बीच एक बड़ी बात हुई। हुआ ये कि मधु जो है वो अपने ससुराल से जितने उसके जेवरात थे वो सारे जेवरात उसने लिए, कुछ और भी जेवर जो वो बटोर सकती थी वो भी उसने लिए और वो अपने ससुराल से गायब हो गई। मायके वाले इस बात से अनजान थे। खुद ससुराल से यानी अंकित भगत के घर से लोगों ने मधु के घर वालों को फ़ोन किया और बताया कि देखिए आपकी बेटी तो भाग गई और सारे सोने के जेवर वगैरह लेकर चली गई है, तो ये तो बहुत गलत हुआ, आपकी बेटी ने हमारे साथ धोखा किया। ये सारी बातें ससुराल वालों ने मधु के मायके वालों को कही। अब मायके वाले भी हैरान कि बेटी ने ऐसा क्यों किया और क्यों गायब हो गई, लेकिन उन्हें ससुराल वालों की शिकायत से ज़्यादा अपनी बेटी की चिंता थी। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि मधु ऐसे जेवर लेकर कहाँ गायब हो जाएगी और क्यों गायब हो जाएगी। उन्होंने अपनी बेटी को जाहिर है अपनी तरफ से भरसक अच्छे संस्कार भी दिए थे और जहाँ तक उनकी जानकारी थी उनकी बेटी का कहीं किसी से कोई अफेयर या विवाह से पहले किसी से कोई रिलेशन ऐसा भी कुछ नहीं था। तो फिर उसके भागने की बात मायके वालों को समझ में नहीं आई। लेकिन अब शिकायत तो शिकायत थी, जाहिर है मधु घर में नहीं होगी तभी इस तरह की बात कही गई। ये लोग बहुत परेशान हुए और फिर मधु के ससुराल पहुंचे और वहां जाकर भी बातचीत की, पूरे मामले को समझा और ससुराल के लोग शिकायत वाले मोड में ही थे। इसके बाद मायके वालों ने खुद जो है मानेसर थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट 21 मई को लिखवाई। लेकिन रिपोर्ट लिखवाने के बाद चूंकि एक बालिग लड़की की गुमशुदगी का मामला था तो पुलिस ने भी रिपोर्ट लिख ली और कहा कि आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढते हैं। ऐसा अक्सर पुलिस वाले करते हैं, जब तक कोई बच्चा कहीं गुम या लापता ना हो जाए तो उस तरह के मामलों में किडनैपिंग का केस रजिस्टर भी नहीं होता। तो ये एक डिसअपियरिंग का नॉर्मल सा मामला था। पुलिस ने कहा आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढते हैं। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें लोग रजामंदी से ही या अपनी मर्जी से खुशी से कहीं भाग जाते हैं, तो इसलिए भी पुलिस का एटीट्यूड कुछ ऐसा रहता होगा। बहरहाल जिसकी बेटी या जिसके घर का बच्चा गायब होता है उसके दिल पर क्या गुजरती है ये आप सोचिए। और मधु के घर वाले इतने परेशान थे कि उन्होंने अपने तौर पर ही अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी, बजाय इस चीज़ का इंतज़ार करने के कि पुलिस कभी ढूंढ कर लाएगी और बताएगी कि मधु कहाँ है। तो उन्होंने जब अपने तौर पर ढूंढना शुरू किया तो जाहिर है जहाँ से बिटिया गुम हुई वहीं पर जाकर पता करते। तो ससुराल वालों से तो वो पहले ही पूछताछ कर चुके थे और ससुराल वालों ने बता दिया कहानी कि भाई घर से अचानक गायब हो गई, जेवर वगैरह लेकर चली गई। अब मधु के जो घर के लोग हैं मायके वाले, उन्होंने उसके ससुराल के आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत की और बड़ी हैरानी जताई कि हमारी बेटी इस तरह से जेवर लेकर चली गई। ससुराल के लोग बता रहे हैं हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए, बताइए क्या मामला है। तो जब ये एक्सरसाइज या ये एफर्ट उन लोगों ने की तो उसमें उनको एक बड़ी अनोखी और बहुत ही शॉकिंग जानकारी उनको पता चली। उनको ये पता चला कि कहाँ आप अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं और इस शिकायत पर गौर कर रहे हैं कि आपकी बेटी जेवर लेकर भाग गई है। 21 तारीख को हमने खुद मधु को अपने पति अंकित के साथ स्कूटी पर बैठकर जाते हुए देखा है। दोनों एक ही साथ घर से निकले थे। अब पड़ोस के एक या एक से ज़्यादा लोगों ने ये बात जो है मधु के मायके वालों को बताई, लेकिन साथ ही ये भी शर्त रखी कि प्लीज़ हमारा नाम न लीजिएगा क्योंकि हमारे पड़ोस के हैं तो फिर आप समझते ही हैं बात हमारी ख़राब हो जाएगी। अब मधु के जो मायके वाले हैं उन्हें पहले ही शक हो रहा था, अब उनको यकीन हो गया कि इस मामले में कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। अब मधु के जो घर वाले हैं उनको जब ये जानकारी मिली तो वो फिर से पुलिस के पास पहुँचे और पुलिस के पास पहुँचने के बाद उन्होंने पुलिस को सारी बातें बताई और कहा कि देखिए
हमें तो शक हो रहा है कि मेरी बेटी की गुमशुदगी में हमारे दामाद का ही कोई ना कोई रोल है, वरना मेरी बेटी ऐसे भाग नहीं सकती है। और हमें अब पड़ोस के लोगों ने भी इस बारे में बताया है, तो आपको पता करना चाहिए कि हमारा दामाद कहाँ है और इस वक्त कहाँ है और मधु को लेकर वो कहाँ गया है। तो पुलिस को भी ये बात समझ में आई। अब पुलिस ने अंकित को फ़ोन करना शुरू किया, मगर ये देखकर, ये जानकर बहुत हैरान हो गई कि अंकित का मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो चुका है। ये पुलिस वालों के लिए किसी बढ़ते या उमड़ते घुमड़ते रहस्य से कम बात नहीं थी, क्योंकि जिस आदमी ने कंप्लेन की, जिस आदमी ने बताया कि मेरी बीवी भाग गई, ससुराल वालों ने बताया, वो बंदा अब खुद ही गायब हो चुका था, उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। अब पुलिस ने अंकित के बारे में पूरा आगा पीछा पता करना शुरू किया, उसकी पूरी जन्म कुंडली खंगालनी शुरू की। और जब जन्म कुंडली खंगालनी शुरू की तो ये पता चला कि अंकित तकरीबन 2-2.5 सालों से ऑलरेडी एक लड़की के साथ अफेयर में है, और ऐसा वैसा अफेयर नहीं, बहुत सीरियस रिलेशनशिप में है। अब ये बात जो शायद मधु के घर वालों को पहले पता चलनी चाहिए थी, अब जब ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मधु की शादी हो चुकी थी और अब तो मधु गायब भी हो गई थी। तो मधु के मायके वालों ने अपना माथा पीट लिया। उन्हें लगा कि यार ये क्या हो गया, कहाँ हमने अपनी बेटी की शादी कर दी। एक ऐसा लड़का जिसका 2-2.5 साल से किसी और के साथ अफेयर है, उसके साथ शादी हो गई। तो वो बहुत दुखी हुए, बहुत हैरान परेशान थे। और पुलिस ने जब इस बात के बारे में मधु के मायके वालों को बताया तो उन्हें बहुत झटका और सदमा लगा। अब चूंकि ये अफेयर वाली बात सामने आ गई थी, तो पुलिस ने ये पता करना शुरू किया कि भाई जिस लड़की से अफेयर है वो कौन है, वो कहाँ है। उसके नंबर पर भी पुलिस ने फ़ोन करना शुरू किया। उसकी पहचान हुई, उस लड़की का नाम रजनी बताया गया, और रजनी को अब पुलिस ढूंढने लगी और अंकित को भी ढूंढने लगी, लेकिन इन दोनों का कोई पता नहीं चल रहा था। दोनों का ही मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इससे एक तरह से पुलिस को और मधु के घर वालों को भी इस बात पर यकीन हो गया कि जिस एंगल पर वो इस मामले में सोच रहे हैं, या उनका इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा पर है, वो एंगल बिल्कुल सही है। कुछ ना कुछ रजनी और अंकित के अफेयर का मधु की गुमशुदगी से, यानी पत्नी की गुमशुदगी से ज़रूर कोई ना कोई लेना देना है। अब बात यहाँ तक थी, पुलिस तफ्तीश करती रही तो पता चला कि बहुत सीरियस अफेयर तो है ही, और अंकित जो है अपने घर के अलावा मानेसर का जो बस स्टैंड है वहाँ पर उसने एक कमरा ले रखा है, जहाँ वो रजनी के साथ लिव इन में रहता है। अब ये जानकारी जो है वो अपने आप में और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन थी। अब वहाँ पुलिस पहुँची और मधु के घर वाले भी पहुँचे कि भाई वहीं चल के पता कर लेते हैं जहाँ पर अंकित जो है अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहता है। तो वहाँ जाकर देखा कि कमरे में ताला लटक रहा है। अब लेकिन बात सिर्फ ताला लटकने की नहीं थी। जैसे ही वो कमरे के करीब गए, उन्हें कमरे के अंदर से बदबू महसूस हुई। बंद दरवाजे के अंदर से उन्हें बदबू का एहसास हुआ। अब उनका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उनको लगने लगा कि पता नहीं क्या हो गया, ये क्या मामला है। खैर, पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया और पुलिस वाले और घर के लोग अंदर गए। अंदर जैसे ही दरवाज़ा खुला, तेज़ बदबू का भभका या झोंका वो लोगों की नाक से टकराया। लोग और परेशान और दुखी हुए, घबरा गए। पुलिस भी सधे हुए कदमों से अंदर गई और अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि बाथरूम में एक महिला की लाश पड़ी हुई है, खून से सनी हुई रक्त रंजित लाश, और लाश ऐसी जिसे देखना भी मुश्किल है, जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। इस भीषण गर्मी में आप समझ सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 45 डिग्री छू रहा है पारा। अब ऐसे मौसम में जब कोई लाश पिछले कई दिनों से पड़ी हुई हो तो फिर उसकी हालत क्या होगी। 21 तारीख को मधु को गायब बताया गया था या गायब हुई थी, और पुलिस ने और घर वालों ने जब ये बॉडी डिस्कवर की तो वो 24 तारीख थी, यानी 21, 22, 23, 24, 4 दिन में उस लाश की हालत बुरी थी। और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मधु की ही थी, अंकित की पत्नी की। पुलिस ने ऊपरी तौर पर, सरसरी तौर पर यह देखा कि मधु के सिर पर जो है वो गोली मारे जाने के निशान हैं। इसके अलावा गर्दन में भी चाकू जैसी किसी तेज़ धार हथियार से वार किए जाने के भी निशान हैं। पुलिस ने इस लाश को रिकवर किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जाहिर है आने वाले दिनों में पोस्टमार्टम में भी तकरीबन वही बातें सामने आएंगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि गन शॉट और स्टैब इंजरी से मौत हुई है। लेकिन हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट अगर आएगी, विसरा जांच के लिए अगर भिजवाया जाएगा, तो ये भी पता चलेगा कि ये सब करने से पहले क्या मधु को कोई नशीली या जहरीली चीज़ खिला पिला दी गई थी या नहीं। ये तो एक जांच का मसला है, अलग बात है। लेकिन जिस तरह से
पति और उसकी गर्लफ्रेंड के लिव इन में रहने वाले कमरे में पत्नी की लाश मिली, उसने पुलिस वालों को भी चौंका दिया, हैरान कर दिया। अब ये क्लियर हो चुका था मामला कि अंकित ने ही मोस्ट प्रोबेबली अपनी गर्लफ्रेंड रजनी के साथ मिलकर अपनी पत्नी मधु की हत्या कर दी और मधु की हत्या करने के लिए बाकायदा उसे अपने साथ स्कूटी पर बिठाकर अपने लिव इन वाले उस कमरे में मानेसर बस स्टैंड तक लेकर गया था। अब सोचिए, एक ऐसा पति जो अपने पत्नी की हत्या कर रहा है, अब तक की तफ्तीश में तो कम से कम यही बात समझ में आ रही है। अगर कल को कुछ और बात निकल आए, मान लीजिए अंकित के साथ भी अगर कोई हादसा हो गया हो या इस साजिश के पीछे कोई और बात हो, तो वो एक अलहदा मसला है। लेकिन अब तक की तफ्तीश में जो बात समझ में आ रही है, मैं उसके हवाले से ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी को अपने साथ स्कूटी पर बिठाकर कहीं ले जा रहा है, ये बताते हुए कि चलो मेरे साथ, जाहिर है पत्नी भरोसा कर रही होगी, और उस पत्नी के साथ धोखा होता है, उसकी हत्या जो है अपने लिव इन पार्टनर के कमरे में होती है। तो ये मामला अपने आप में कितना डिसअपॉइंटिंग और कितना डिसहार्टनिंग है, कितना दुख देने वाला है। रजनी जो गर्लफ्रेंड है, उसकी भूमिका भी शक के घेरे में है। ये भी पता चला है कि शायद इस विवाहेतर संबंध से इनको एक छोटा बेबी भी है और उस बच्चे को भी कई बार लोगों ने देखने की बात कही है। तो हो सकता है कि वो अंकित और रजनी का बेटा हो। लेकिन जिस तरह से मधु की हत्या हुई है, उसने उसके घर वालों को भी बहुत ही दुखी किया है, हैरान किया है, और वो अब अपने दामाद अंकित के लिए कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं। आपको मधु के पिता का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो किस तकलीफ़ में हैं, वो क्या सोचते हैं, आपको वो बातें सुननी चाहिए। आप बिटिया के साथ क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला बताइए। सर, मेरी बिटिया मैंने शादी करी थी 19 फरवरी को। 3 महीने शादी हुई है मेरी बेटी को, 3 महीने 5 ही हुए हैं टोटल, ठीक है। तो उनने क्या किया, मेरी बेटी को टॉर्चर किया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी नाम का लड़का है, ठीक है, उसकी पहले अफेयर चल रहा था, ठीक है। तो पहले अफेयर चल रहा था, ठीक है, एक लड़की के साथ, इसका नाम था रजनी नाम उस लड़की का नाम है, वाल्मीकि मोहल्ले की है, ठीक है। और क्या नाम है, उस लड़के ने मेरी बेटी को हत्या कर दी। तो उस लड़के ने क्या किया, पहले उसको घर से ले गया, घर से एक स्कूटी बैठा के उसको बाजार के बाले के, पता दूध के बाले ले गया, बाजार वाले घर तक उसको बोल रहे हैं कि इसको दूध लेने के भेजा था हमको, ठीक है। पर हमको पता नहीं दूध लेने के लिए गए थे, अब किस लेने के लिए गया, उसको बैगा फुसला कर ले गया स्कूटी बैठा के, और गया तो एक 2 साथ में थे, आए थे इकल्ला वो, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने उसकी जो बहन है, उसकी बहन आई थी, उसका जो फूफा जी हुआ था, एक छोटी बच्ची आई थी, तो वो भी आसपास में 14-15 साल आसपास, ठीक है। तो जो हमारे पास आई, तो जैसे मैं रोटी खा रहा था, वो बोली कि फूफा जी कहाँ गई, वो बस कहाँ गई, मैं वो काम पे गई हुई है, मतलब क्या काम है। बोले ऐसी बात हो गई। मैंने क्या हो गया, बोले क्या नाम, तुम्हारी जो मधु है ना, वो घर से फरार हो गई। मैं ऐसी बात को नहीं मानता। बोले मैं बोले ये क्या नाम है, उसका लड़के नाम है एकता है, मैंने एकता ये आप गलत बोल रहे इसके बारे में। बोले नहीं मौसा जी, ये सच्ची बात है कि मधु घर से फरार है, ठीक है। मैं बोले बेटा अगर ऐसी बात है ना, तो मैं पहला तो मेरी बेटी वाली बात है, या तो घर आएगी या अपनी मम्मा के जाएगी, ठीक है, बाकी इसके अलावा कहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर वो मैंने बोला मैं ठीक है, अपने मिस्टर को बुलाता हूँ। मैं अपने मिस्टर को बुलाया, उसने उसको बताया, ठीक है। फिर मैंने उसको पूछा भाई क्या नाम, तुम लोग कौन कौन आए हो। बोले हम 4 जने आए हैं, ठीक है। फिर मैंने 4 जने, तो बटे को कहा है, बोले वो रेवाड़ी के लिए गया है, तो किसी काम के लिए गया, बोले वो उसके 2 दांत टूटे हुए हैं और उसको जड़ाने के लिए गया है डॉक्टर के पास। हालांकि वो बटे वो घर के बाहर खड़ा हुआ था गाड़ी के अंदर, ठीक है। फिर मैं उससे बोला कि बेटा क्या नाम है, उसको टाइम लगेगा, आप चाय पानी पी लो। वो बोले नहीं मौसा जी हम लेट हो रहे हैं। मैं बोला लेट क्यों हो रहे हैं, आप बताओ। रेवाड़ी जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। फिर वो बोले मौसा जी मेरा कॉल आ रहा है अंकित का। तो मैंने बेटा कौन 10 मिनट बैठो, बोला कि वो अंकित बाहर खड़ा है। तो ओनली 10 मिनट के अंदर वो रेवाड़ी आ भी गया और चला गया, हालांकि वो बाहर खड़ा, ठीक है। फिर मैंने बोला देखो अंकित बाहर खड़ा है, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। बोलो मौसा जी क्या नाम है, मेरे पापा जी को ऐसा मत करना, क्या नाम फोन मत करना, मेरे पास बीमार पड़े हॉस्पिटल में एडमिट है। और क्या नाम है, वो बोला कि मेरे पापा जी को अगर कुछ भी बताया ना, तो पापा जी मर जाएंगे। तो मैंने उसको ये जवाब दिया तेरे पापा तो तेरे पापा हो गया, मेरी बेटी कुछ नहीं है, वो मेरी बेटी जो फ्रॉड है क्या, वो जो बस बोला है, क्या पता हमको, क्या पता तुम लोग फ्रॉड कर दिया हो, ठीक है। हमने इसे किसे कह के हम उसके पास गए, मेरे बेटे के पास, मैंने उसको हाथ जोड़ा, मेरे साइन कर ले। तो वो बंदा क्या बोल रहा है, वो नाड़ हिला रहा है। मेरे बेटा हाथ मैंने 3 बार हाथ जोड़े उसके पास, तो नाड़ हिला रहा है, ठीक है। मैं उसको ये पूछने बोला था बेटा तुम्हारे पास क्या बात हुई, क्या बात है, कल हमसे बताओ क्या बात है तुम्हारी, ठीक है। पर बंदे ने नाड़ अलग हिला दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वो तीनों चले गए, ठीक है। फिर उसकी मम्मी का फ़ोन आ रहा है,
फोन पर हो रही है, सोच रही है हम हमारी बेइज्जती होगी, ये होगी, फलाना हो गया, हम मर जाएंगे, फलाना ठिकाना। मैं भी तो बात ऐसे, अगर बेटी घर पे आएगी तो मैं तलाक कर दूंगा आपके पास, अगर मामा जाएगी तो मैं तलाक कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो उसने कह के फ़ोन काट दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अंकित और रजनी का उसके पास कोई सुराग नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है, आज नहीं तो कल वो कानून के शिकंजे में आएंगे और उसके बाद मधु की मौत की सारी कहानी पर से पर्दा उठेगा। लेकिन अब तक की जो तफ्तीश है वो इशारा कर रही है कि अंकित ने ही शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी पत्नी मधु की हत्या कर दी और इस पूरे मामले में मधु के घर वालों को गुमराह करने के लिए अंकित और उसके घर वालों ने ये कहानी फैला दी कि मधु जो है वो घर से जेवर चुरा कर अपने ससुराल से गायब हो गई है। तो इस मामले में जो मधु के परिवार के लोग हैं वो अंकित के परिवार वालों के खिलाफ भी उनकी शिकायत है और उनका कहना है कि उनका बेटा ये सब गलत हरकतें कर रहा था और उन्हें सब कुछ पता था और वो भी अपने बेटे के साथ मिलकर मधु के घर वालों को, यानी खुद जो शिकायत करता है उनका कहना है कि उन्हें गुमराह करने में लगे हुए थे। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अंकित के साथ साथ अंकित के घर वालों पर भी कड़ी कार्रवाई हो और उनसे अगर सख्ती से पूछताछ होगी तो शायद अंकित का भी पता चल जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले मैंने जो प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी उसमें आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, आइए उनमें से कुछ कमेंट्स को पढ़ता हूँ और कुछ सवालों का जवाब देता हूँ। जो प्रीवियस स्टोरी थी उसमें एक कत्ल का मामला सुलझा था और ये पाया गया था कि करेले के जूस को मर्डर वेपन के तौर पर कातिल ने इस्तेमाल किया। अब उस मामले में जब सुनवाई हुई तो जो कोर्ट के जज साहब हैं उन्हें बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखा और जो भी कातिल थे उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। क्या है वो मामला, अगर आप देखना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस क्राइम स्टोरी को सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स आइए पढ़ते हैं। सरयू बाला हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने ये कहा है कि उस मेडिसिन का नाम बताने की क्या ज़रूरत थी जिसका सेडेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन देखिए ये पब्लिक डोमेन में है और ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार किसी दवाई या किसी चीज़ का नाम बताया है। साइकोट्रोपिक ड्रग जो होते हैं या नींद आने के लिए या माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, अगर आप रिसर्च करेंगे तो इंटरनेट पर आसानी से वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये कोई ऐसी हैरान करने वाली या ऐसी जानकारी नहीं थी कि जिसका इस्तेमाल आगे होगा और इस क्राइम की इस पेशकश को देखने के बाद ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी को अपराध करना हो तो मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में कोई जानकारी ऐसी है जिसे प्रिवेंट करके अपराध को होने से रोका जा सकता है। भाई नींद आने की दवा ना सही, चूहा मारने की दवा सही, वो तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, कोई खरीद कर वो भी किसी को खिला पिला सकता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी दवाई का नाम बता देने से जो है किसी क्रिमिनल को कोई आइडिया मिलेगा। भगीरथ बिश्नोई ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आपकी कहानी सुने बिना नींद नहीं आती है। थैंक यू वेरी मच बिश्नोई साहब। जगदीश चांडेगड़ा जी ने कहा है कि भाई ईश्वर आपको और आपके परिवार सहित स्वस्थ रखें। अवैध संबंध कितना खतरनाक मोड़ लेता है, जब तक देश का कानून सख्त नहीं होगा तो यही सब होता रहेगा। बिल्कुल आपने सही बात कही। एपिक इंडिया लाइफ के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी है। लव ट्रायंगल के अलावा भी आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन विडंबना ऐसी है कि आज की तारीख में जो हत्याओं की घटनाएं होती हैं, और अब हत्या की बात क्यों कर रहा हूँ, हत्या की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही सबसे हीनियस क्राइम है। तो उसमें ज़्यादातर मामलों में इस तरह के लव ट्रायंगल की बात सामने आती है। अब देखिए ना, आज जो क्राइम स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई उसमें भी लव ट्रायंगल ही है। सुमेरा राठौर ने भी कमेंट किया है, नाइसली एक्सप्लेन्ड उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। परूप श्रेष्ठा जी का कमेंट है, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जर्मनी सर। इनका ये बिल्कुल आइडेंटिकल कमेंट है, ये हर हमारी स्टोरी में ये कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच परूप जी। प्रदीप भामदू जी का कमेंट है और उन्होंने राम राम भाई साहब कहा है। मेरी ओर से भी आपको राम राम। न्यूज़पेपर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि आवाज़ क्लियर आती है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि आवाज़ क्लियर नहीं आती, तो न्यूज़पेपर के नाम से एक आईडी, उन्होंने कहा है कि आवाज़ क्लियर आती है। अब न्यूज़पेपर जो बात कह दे वो तो सच होती है। सारंग चौहान साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत बुरा हुआ, पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक भाई के डाउट यानी शक करने के आधार पर एक मामले की तफ्तीश की और गुनहगार को पकड़ा। ऐसा सारंग चौहान जी मेरी जो प्रीवियस क्राइम की स्टोरी है उसके लिए कह रहे हैं। राघवेंद्र तिवारी जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा ब्रिजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया और कहा है कि मर्डर इलिसिट रिलेशनशिप की वजह से बहुत होते हैं, ये भी एक स्टोरी उसी का उदाहरण है। पीके चंद्रा साहब ने कमेंट किया है, नमस्ते, मेरी ओर से भी आपको। भास्कर अरगड़े साहब का कॉम्प्लीमेंट अक्सर आता जाता रहता है, बहुत धन्यवाद। और वेरी वेरी सैड स्टोरी, लेकिन सर आपने मेडिसिन का नाम क्यों बताया, अगर किसी ने इस जानकारी का दुरुपयोग किया तो। ये लीडिया कह रही हैं, लेकिन लीडिया मैंने सबसे पहले जो सवाल किसी हमारी दर्शक का एड्रेस किया था
तो हमने बताया था कि हमने क्यों बताया, और मेरे हिसाब से उस दवा का नाम बताने से कोई अलग से मिसयूज़ वाली बात नहीं है। मैंने जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आजकल इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, और बिना इंटरनेट के भी आप अगर मार्केट जाएं, अगर किसी को जहर या नींद की गोलियां ही प्रोक्योर करनी हो तो बहुत आसानी से कहीं से भी ले सकता है। क्या है ना, ये क्राइम जो है वो माइंड में है। अगर आदमी अपराध न करना चाहे तो वो इससे बच सकता है, और जिसको लगता है कि अपराध करके मैं बच जाऊंगा और मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा और यही अपराध ही जो है उसकी समस्याओं का हल है, तो फिर वो दूसरों के लिए मौत की या अपराध की वजह तो बनता ही है, खुद अपनी भी ज़िंदगी तबाह कर लेता है। ये बात अपराधियों को समझने की ज़रूरत है। यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चंदेल गेमिंग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि तुम रोज़ वीडियो डाला करो, तुम्हारे वीडियो का मैं इंतज़ार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पिंकी सैनी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि सर सब घूमने गए थे पर आप नहीं दिखे, आप नहीं गए तो क्या सबके साथ में? नहीं, सारे लोग घूमने नहीं गए थे। शम सर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर थे, वो अमेरिका गए थे, बाकी तो और कोई घूमने नहीं गया। सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कल मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी। सुनील दांडेकर जी का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि बहुत कम वर्ड्स में मुझे ये कहानी बतानी चाहिए। अगर आप जैसा कहते हैं सुनील जी, फिर तो मुझे लग रहा है कि 4 पॉइंटर अगर बता दूं तो भी लोगों को बात समझ में आ जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली हमारे इस प्रोग्राम का वो फॉर्मेट नहीं है। तो आई होप कि आप हमें सुनिए, सुनते रहिए, धीरे धीरे सुनते सुनते प्यार हो जाएगा। पीहू ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, और उन्होंने कहा कि अगर किसी से प्रेम संबंध है तो अनजाने रिश्ते में रहने की ज़रूरत क्या है, अनचाहे रिश्ते में, उनका ये कहना है। और उन्होंने कहा है कि किसी की भी बड़ी बेरहमी से हत्या कर देना बहुत ही गलत बात है। बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, लेकिन सारे लोगों के कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू फॉर कमेंटिंग, और इतने कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कई तरह के सुझाव भी मुझे देते हैं और मैं उन सुझावों को भी पढ़ता हूँ पर्सनली और उन पर अमल करने की कोशिश भी करता हूँ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद,